हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो चलिए, जो बिहार पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का टेस्ट आया है उसे हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज जो होने वाला है सेट नंबर 1 से है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, थोड़ा सा आज मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा जो प्रिंट है दिखने में अगर दिक्कत होगा तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, वो आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति करती है, जब कोई वस्तु जो है एक समान वृत्ताकार गति करती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि क्या चेंज नहीं होगा, वो पूछा गया है। तो वेग अगर बात किया जाए तो वेग प्रत्येक डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, यानी कि वेग होता है, वेग जो एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। एवं अगर बात किया जाए वृत्तीय गति में, तो वृत्तीय गति में वेग है प्रत्येक समय पे, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता है और वो डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल, यानी कि प्रत्येक क्षण पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि वेग चेंज हो रहा है, तो वह वेग परिवर्तित होगा। अगर बात किया जाए चाल का, तो चाल चेंज नहीं होता है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि चाल अपरिवर्तित रहता है। चाल यह एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। चूंकि यह वस्तु स्थिर दर से दूरी तय कर रही है, अतः चाल जो है अपरिवर्तित रहेगा। त्वरण का बात किया जाए, यदि त्वरण, तो त्वरण होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है, और चूंकि वेग में ही परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन v माइनस यू बटा टी होता है, यानी कि वेलोसिटी में ही चेंजिंग देखने को हमें मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन में भी परिवर्तन होगा। अगर बात किया जाए बल का, तो बल एक सदिश राशि है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F इक्वल टू होता है m इंटू ए के बराबर, F इक्वल टू होता है m इंटू ए। यदि बात किया जाए त्वरण का, तो एक समान वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक बल अभिकेंद्रीय बल है, जो अभिकेंद्रीय त्वरण के समान दिशा में, यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है, और F इक्वल टू होता है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि यदि मास m हो तो m इंटू वी स्क्वायर बटा आर होता है बराबर, फोर्स जो होगा m वी स्क्वायर बटा आर के बराबर होगा। एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वी स्क्वायर बटा आर के बराबर होगा, यानी कि बल भी चेंज होगा, त्वरण भी बदलेगा, वेग भी बदलेगा कौन नहीं बदलेगा, तो वो चाल है जो नहीं बदलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2, न्यूटन के गति का पहला नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है। न्यूटन के गति का पहला नियम यह जड़त्व की अवधारणा को परिभाषित करता है। जड़त्व बोला जाए तो जड़त्व वह अवधारणा है जिसके अनुसार कोई वस्तु या तो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, यानी कि अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं करना चाहता है। ठीक है, पोजीशन में चेंज नहीं होने देता है या विरोध करता है। न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, बताता है कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान रैखिक गति अवस्था में है, वह तब तक बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। विराम के जड़त्व के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगा, यदि वह गति में है तो वह उस गति में ही अवस्था में रहना चाहेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। जड़त्व जो द्रव्यमान जो होता है उसके जड़त्व का माप होता है, अर्थात अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व जो होगा वो अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, अर्थात उसकी गति की अवस्था को बदलना अधिक कठिन होगा। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु की गति को अवस्था बदलने के लिए, अर्थात उसे त्वरित करने के लिए एक बाह्य बल कारक आवश्यक है। जैसे जड़त्व देखें तो जड़त्व से देखते हैं एक अस्थायी का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। जब यदि बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उनका शरीर का निचला हिस्सा बस के संपर्क में होने के कारण गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरा हिस्सा जो होता है वो जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहता है। इसी प्रकार यदि चलती बस अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उनके शरीर जो है ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण गति में ही रहने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यह है जड़त्व जो गति का पहला नियम का अवधारणा को व्यक्त करता है, वो हो जाएगा जड़त्व। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि m को 2m कर दिया जाए, द्रव्यमान को 2m कर दिया जाए और उस पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहे, यानी कि F चेंज नहीं हो, यानी कि F के बराबर ही रहे, तो त्वरण कितना होगा। फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर होता है m इंटू ए के, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा F बटा m के, एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा F बटा m के बराबर। एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ पे बोला गया है F चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मास जो है m 2m हो जा रहा है, यानी कि a इक्वल टू F बटा
2m हो जा रहा है, F/2m, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो F/2m क्यों है, तो एक्सेलरेशन अब कितना हो जाएगा, तो F/m को बराबर था a के, यानी कि a/2 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जा रहा है। त्वरण कितना हो जा रहा है, त्वरण आधा हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, तो यह भार कहलाता है, भार। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गुरुत्वाकर्षण बल भार कहलाता है, W। यह गुरुत्वाकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, ठीक है, यह कहलाता है भार। W इक्वल टू होता है m/g। अगर बात किया जाए वस्तु के द्रव्यमान उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि W तो होता है वो m/g के बराबर होता है। भार का मान प्रत्येक जगह पे चेंज होते रहता है। वही अगर बात किया जाए द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, यह चेंज नहीं होता है द्रव्यमान, भार बदल जाता है, ठीक है। भार एक बल है, इसकी इकाई अगर बात किया जाए तो भार का इकाई होता है न्यूटन, ठीक है, भार का इकाई होता है न्यूटन। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक अदिश राशि है और यह हर जगह स्थिर रहता है, ठीक है। भार स्थान के साथ बदल सकता है क्योंकि जी का वैल्यू जगह जगह पे चेंज होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए कमानी तुला का उपयोग मुख्यतः किसी वस्तु के भार को मापने के लिए यूज किया जाता है। कमानीदार तुला का यूज भार को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं, तो यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। अगर बात किया जाए गुरुत्वाकर्षण का, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के गुणनफल के, यानी कि दोनों के गुणनफल के दोनों मास के, दोनों जो द्रव्यमान होगा उसके गुणनफल के एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r²। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो बराबर होता है g m1 m2 बटा r²। यह g सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है, जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है कैपिटल G का वैल्यू, ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान ग्रह की तुलना में बहुत अधिक होता है, सूर्य का द्रव्यमान ग्रह की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए सूर्य ग्रह पर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह को सूर्य की ओर खींचता है और एक अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है, जो ग्रह को उनकी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए मजबूर करता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल न होता तो सीधी रेखा में अंतरिक्ष में उड़ जाता, ठीक है। ग्रह की कक्षा पूर्णतः वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार होता है, इलिप्टिकल होता है। ग्रह की जो कक्षा होता है वो इलिप्टिकल होता है। नेक्स्ट है एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल का बात किया जाए, यानी कि टी का बात किया जाए, टी बराबर होता है 2π√L/g। तो यह डिपेंड करता है लंबाई पर और ग्रेविटेशनल स्मॉल जी पर। तो लोलक की लंबाई पर एवं गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, गोलक के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि यह जो द्रव्यमान है इस पर डिपेंड नहीं करता है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक सरल लोलक के एक बिंदु द्रव्यमान यानी गोलक होता है जो एक भारहीन अवितान्य डोरी से लटका है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में दोलन करता है। टी इक्वल टू होता है 2π√L/g, ठीक है। तो यह मास पे डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो सी पे, यानी कि द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है 12mv², यानी कि मास पे डिपेंड करता है एवं उसके वेग पर, यानी उसके द्रव्यमान पर और उसके वेग पर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पे डिपेंडेंट होता है। अगर बात किया जाए गतिज ऊर्जा का, तो यह 12mv² के बराबर होता है। वही स्थितिज ऊर्जा का बात किया जाए तो वह mgh के बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh के बराबर और गतिज ऊर्जा है 12mv² के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जब कोई नाव पानी में तैरती है तो वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करता है। यह किस सिद्धांत का अदृश्य नियम है, तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत का अदृश्य नियम है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत यह बताया गया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि जब कोई किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत।
तैरने की स्थिति में वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल को वस्तु के भार के बराबर होता है। यह अदृश्य नियम है क्योंकि हम सीधे तौर पर उत्प्लावन बल को नहीं देखते हैं, लेकिन हम उसके प्रभाव को देखते हैं, जैसे नाव का तैरना। नेक्स्ट है, घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है? तो घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है? तो यह विरोध करता है। एफ डायरेक्टली होता है, वो होता है म्यू इंटू आर के। एफ जो बराबर होगा म्यू इंटू आर के। म्यू क्या है? तो फ्रिक्शनल कांस्टेंट आता है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट आता है म्यू, ठीक है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो सतह के बीच गति या गति के प्रयास का विरोध करता है, जो एक दूसरे के संपर्क में हो। यह हमेशा संपर्क सतहों के समांतर और सापेक्ष गति के दिशा के विपरीत या गति के प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करता है। घर्षण के मुख्य कारण सतहों की अनियमितता और संपर्क में अणुओं के बीच अंतर आणविक बल है। घर्षण के कई प्रकार हैं, जैसे स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, सर्पिक घर्षण और लोटनिक घर्षण। यद्यपि घर्षण गति का विरोध करता है और ऊर्जा हानि का कारण बन सकता है, यह कई दैनिक जीवन में उपयोगी भी आवश्यक है, यानी कि घर्षण भी आवश्यक है, जैसे चलने में, वस्तु को पकड़ने में, वाहनों को चलने में इत्यादि में। ये सभी घर्षण बल जो है उपयोगी है, घर्षण बल उपयोगी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पे के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है? यानी कि डायरेक्टली पूछा गया है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताया जाता है कि यदि किसी निकाय का निकायों के समूह पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उस निकाय या समूह का कुल रेखीय संवेग स्थिर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। तवर्ग, तवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तवर्ग यानी कि त थ द ध न, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा, वो हो जाएगा दंत। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक यह एक तत्सम शब्द है, ठीक है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? तो तत्सम शब्द का अर्थ है वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिया गया हो और इसे हिंदी में जो कहते हो इस्तेमाल किया जाता हो, ठीक है। तो पुस्तक यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल यह जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन फूल के अंतर्गत अगर बोल दिया जाए गुलाब, तो गुलाब कौन सी संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा गुलाब। लेकिन अगर फूल बोला जाएगा तो यह हो जाएगा जातिवाचक, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो उसे कहा जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। उसे तुरंत तार मिला और तुरंत घर से चल पड़ा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो यह हो जाएगा यन संधि। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यह। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनुजोड़ शन, यह यन संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ढोल पीटना। ढोल पीटना का क्या अर्थ है? यानी कि जोर से कहना, ठीक है। नहीं बोलते हैं ढोल पीटना। ढोल पीटना यानी कि जोर से कहना। उंगली पर नचाना यानी कि वश में करना। ओखली में सिर देना यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अंक भरना यानी कि सने से लिपटना, ठीक है। नेक्स्ट है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो बाबर के द्वारा 1526 से 29 तक प्रमुख 4 युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें 1529 का घाघरा का युद्ध है जो बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध होता है। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है, बाबर और मोहम्मद लोदी को पराजित करता है, ठीक है। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। घाघरा का युद्ध स्थल और जल दोनों में लड़ा गया था। घाघरा के युद्ध में बंगाल के नवाब नुसरत शाह ने भी अफगानी की ओर से भाग लिया था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी शाह का छोटा भाई था। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 1892 ईस्वी में इन्होंने फिन्सबरी से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। दादा भाई नौरोजी आर्थिक शोषण नीति को उजागर करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण धन निष्कासन को सिद्धांत दिया था।
1892 में ये ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। रस्त गुफ्तार पत्रिका निकालते हैं। ये सभी पॉइंट याद रखना है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थर्मल स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है, चिनाब नदी पर। और याद रखना है बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना, 2 ये परियोजना याद रखना है, सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती। ठीक है, बगलिहार और दुल्हस्ती, यह सभी परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर ही है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, बगलिहार प्रोजेक्ट हो, दुल्हस्ती प्रोजेक्ट हो, यह सभी चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से लाभान्वित होने वाले राज्य चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान इत्यादि हैं। अगर बात किया जाए भारत में तो DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1948 में होता है। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। बगलिहार प्रोजेक्ट है चिनाब नदी पर। कोसी नदी पर है कोसी प्रोजेक्ट, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। लॉर्ड कर्जन ने शिमला में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि उसने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना था कि उसने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए किया है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। बंगाल विभाजन का कारण सरकारी रिपोर्ट में प्रशासनिक कारणों को बताया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ एवं स्वदेशी और बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्रिका में संजीवनी में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से ध्यान देना है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में प्रमुख पुलिस आयोग, रेलवे आयोग आदि का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इनमें से केरल में पाए जाएंगे। केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ऐसे वन जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसे वनों में लकड़ी लंबी और कठोर होती है। ये पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिक पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख अगर बात किया जाए पौधे का, पेड़ का, तो महोगनी, रेडवुड, आयरनवुड, रबर, अबानुश इत्यादि हैं। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? बात किया गया है जम्मू और कश्मीर का संविधान का, तो यह वर्ष 1956 में अपनाया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में अपनाया गया। अनुच्छेद 370 का एवं अनुच्छेद 370 एवं 35A, अनुच्छेद 370 एवं 35A जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष उपबंध प्रदान करता था। अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर में रक्षा, वित्त, विदेश मामले आदि को छोड़कर भारतीय संविधान का कोई अन्य प्रावधान लागू नहीं होता था। विशेष प्रावधान के आधार पर जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक अलग संविधान था जो जम्मू कश्मीर को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान नवंबर 1956 में अपनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1957 से प्रभावी बना दिया गया था। 26 जनवरी 1957 से। वर्तमान में अगस्त 2019 में, याद रखना है अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से अनुच्छेद 370 और 35 को संसद द्वारा विशेष प्रावधान द्वारा निरसित कर दिया गया एवं 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। नेक्स्ट है, तो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1956। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को विशेषता को जोड़ा है? तो यह लिया है नीति निर्देशक तत्व यह लिया गया है आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व यह DPSP, यह भाग 4 के भाग 4 संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। वह लिया गया है आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को KT शाह ने बतलाया कि राज्य अपनी इच्छा के अनुसार यह प्रदान करेगा। ठीक है,
अगर बात किया जाए रूस से, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान, आपात और बंद, जर्मनी से लिया गया है। अगर बात किया जाए मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, वो लिया गया है मौलिक अधिकार अमेरिका से। दक्षिण भारतीय राजवंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। हरिहर एवं बुक्का काकतीय वंश के सेनापति हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोनों बंधुओं को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। सुल्तान ने दोनों भाइयों को दक्षिण भारत में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। विद्याधरन नामक वैष्णव संत के प्रभाव में आकर हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के नाम से संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने रूल किया था, संगम, सुलुभ, तुलुभ और आर्वेडो वंश। इसी के अंतर्गत होते हैं तुलुभ वंश के होते हैं कृष्णदेवराय, जो इस तुलुभ वंश के प्रतापी राजा होते हैं। नेक्स्ट है वर्ष अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा कब रखा गया था? तो यह रखा गया वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा रखा गया था। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। तिरंगे झंडे की डिजाइन का बात किया जाए तो पिंगली वेंकैया ने 1921 में बनाया था। पिंगली वेंकैया ने 1921 में बनाया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडा में चरखा के स्थान पर अशोक चक्र लगाया गया 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को चरखा हटा के इसमें अशोक चक्र लगाया गया। राष्ट्रीय ध्वज पर बनाया गया तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज पर बनाया गया तदर्थ समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 जुलाई डेट याद रखना है, 22 जुलाई, क्योंकि 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय झंडा अपनाया गया था, इसलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में वर्णन नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना होता है, इसे संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। चुनाव आयोग का बात किया जाए तो अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। 243 में राज्य से संबंधित वित्त आयोग का भी वर्णन किया गया है। वित्त आयोग का बात किया जाए तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज और नगर पालिका के वित्त संबंधी स्थिति का मूल्यांकन पर रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल के पास, थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, ये है राज्यपाल। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल के पास राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सामान्यतः 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति के पश्चात अपने पद पर धारण करते हैं। इनके लिए राज्यपाल का जो उम्र होना चाहिए वो 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। राज्यपाल राज्य विधान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य करते हैं। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं। मुख्यमंत्री के संस्तुति पर विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल विधायकों को अयोग्यता से संबंधित मामले पर फैसला करते हैं। जब सदन नहीं चल रहा हो तो उस स्थिति में अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। स्वतंत्रता अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? तो यह जीता गया था खासबा जाधव के द्वारा, केडी जाधव के द्वारा 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था खासबा जाधव ने, और ये जीते थे हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 में। स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं खासबा जाधव। भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो ये है कप्तान जसपाल सिंह मुंडा। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीते थे। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीते थे जसपाल सिंह मुंडा। भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी।
ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक 2000 में जीती थी। सिडनी ओलंपिक 2000 में। ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीते थे अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। वही ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे नीरज चोपड़ा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस का 75% यानी कि 25 या 75 3/4 है, यानी कि CP/SP का रेशियो जो दिया गया है 3:4 है। तो पूछा क्या गया है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ बराबर होगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी कि, तो यह हो जाएगा 100/3 यानी कि 33.1/3%। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। CP/SP का 75% है, यानी कि 75% को 3/4 लिख सकते हैं। CP/SP का वैल्यू हो गया, ये हो गया 3/4, यानी कि क्रय कर रहे हैं 3 रुपये में, बेच रहे हैं 4 रुपये में, तो हमें लाभ हो रहा है 1 रुपये का। 1 रुपये का कितने में, तो 3 रुपये में इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 33.1/3। नेक्स्ट है, एक छात्रावास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है 5:7। 40% लड़के 50% लड़कियों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है। तो छात्रावास के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो 5 लड़के हैं, और जिसमें 40% 5 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। 5 लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं। 5 लड़कों में से 40% लड़कों को मिल रहा है, तो 5 में से 60 को नहीं मिल रहा है। तो 5 गुने 100 - 40% यानी कि 60%, प्लस 7 गुने 100 - 50 को मिल रहा है, यानी कि 50 को नहीं मिल रहा है, यानी कि 7 गुने 50% बटा 5 + 7 यानी कि 12। 5 गुने 60% यानी कि 5 गुने 60 बटा 5 गुने 60 यानी कि 300%। 300% प्लस 7 × 5 = 35, 350% बटा 7 × 5 = 12 यानी कि 3 × 3 = 6, यानी कि 650 बटा 12, 650% बटा 650 बटा 12% यानी कि 54.1/6 हो जाएगा। 54.1/6 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। ठीक है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। तो धनराशि अगर P मान लिया जाए, P जो है हमारा 4 रुपया है, तो हमारा ब्याज जो मिलेगा यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 रुपया। ठीक है, और वार्षिक ब्याज दर की संख्या की 4 गुनी है। वार्षिक ब्याज जो है वो दर की संख्या के 4 गुनी है, यानी कि यदि मान लिया जाए दर x है, दर यानी कि रेट बराबर x मानते हैं x%, तो t जो होगा यानी कि समय जो होगा वो x/4 ईयर हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल देंगे साधारण ब्याज बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर P × R × T/100 PRT/100। यहाँ से निकाल देंगे SI का वैल्यू हमें मालूम है वो है 1, P का वैल्यू है वो है 4 इंटू R का वैल्यू है x और T का वैल्यू है x/4 बटा 100। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, x² बटा बराबर 100, x² बराबर दे दिया गया है, x² बराबर आ गया 100, यानी कि x का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 10। यदि x का वैल्यू 10 प्राप्त हुआ तो अब निकालेंगे दर बराबर। ठीक है, तो दर बराबर यहाँ से दिया गया है 6 वर्षों के लिए 3600 रुपया साधारण ब्याज कितना होगा। x का वैल्यू हमें निकल गया। अब x का वैल्यू निकल गया तो x/4 का वैल्यू निकाल लेंगे, p का वैल्यू निकाल लेंगे, p का वैल्यू 3600 रुपया पर हमें ब्याज कैलकुलेट करना है। तो 3600 गुने 12 गुने 6/100। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा वो आएगा 2592। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि कोई साइकिल सवार एक मोड़ पर मुड़ता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है, तो सड़क और टायर के बीच घर्षण बल के द्वारा। सड़क और टायर के बीच घर्षण बल से प्राप्त होता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की गति का उदाहरण है, ये जहाँ माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। ध्वनि किस प्रकार की
तरंग गति का उदाहरण है, जहां माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। तो यह होगा दोलन गति का उदाहरण। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, दोलन गति का। पदार्थ के किस अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक यादृच्छ और तीव्र होती है? तो वह होता है प्लाज्मा अवस्था में। पदार्थ का अवस्था का बात किया जाए तो पदार्थ के 3 अवस्था मूल रूप से होते हैं, वही चौथा अवस्था प्लाज्मा एवं 5वां अवस्था का बात किया जाए तो वह होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। चौथा अवस्था यानी कि प्लाज्मा अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक यादृच्छिक और तीव्र होती है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विसरण की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्यों गति करते हैं? विसरण की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्यों गति करते हैं? क्योंकि कणों का स्वाभाविक गति और सांद्रता प्रवणता के नियम के अनुसार, कणों की स्वाभाविक गति और सांद्रता प्रवणता के नियम के अनुसार, यानी कि जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर गति करता है। विसरण की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कणों के स्वाभाविक गति सांद्रता के अनुसार गति करते हैं। विसरण का बात किया जाए तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न पदार्थों के कण जैसे गैस या द्रव में अणु अपनी स्वाभाविक यादृच्छिक गति के कारण एक दूसरे में स्वतः मिश्रित हो जाती है। ग्राहम के नियम के अनुसार विसरण की दर R जो होगा रूट अंडर R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट अंडर 1/m के, जहां m जो है गैस का अनुभार है। यह मिश्रण हमेशा उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है, जब तक कि सांद्रता पूरे मिश्रण में समान न हो। नेक्स्ट है, जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। इस अवस्था में किस प्रकार की गति करता है? तो यह इस अवस्था में ब्राउनियन मूवमेंट होगा। इस अवस्था में जो मूवमेंट होगा वो होगा ब्राउनियन मूवमेंट। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में चले जाते हैं, जिससे ब्राउनियन मूवमेंट होगा। पदार्थों की कणीय प्रकृति का सिद्धांत कहता है सभी पदार्थ यानी कि ठोस, गैस, द्रव में छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु, परमाणु या आयन कहते हैं। इन कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं जिसे वॉइड्स कहते हैं। जब चीनी यानी कि विलय को पानी विलायक में घोला जाता है तो चीनी के कण टूटकर छोटे छोटे कणों में बंट जाते हैं। ये चीनी के कण पानी के कणों के बीच मौजूद रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं और समान रूप से वितरित होते हैं, जिससे एक समांगी मिश्रण बनता है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पादों को बनने के लिए पूर्ण व्यवस्थित होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पादों को बनाने के लिए पूर्ण व्यवस्थित होती है। यह अणुओं के स्तर पर किस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं? तो यह रासायनिक आबंधन और ऊर्जा नियम का पालन करते हैं। रासायनिक आबंधन और ऊर्जा नियम। एक रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ परिवर्तित होकर एक या अधिक और नए विभिन्न पदार्थ उत्पन्न करते हैं। अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणुओं में परमाणुओं के बीच मौजूदा रासायनिक आबंध टूटते हैं और परमाणुओं की पुनर्वस्था होकर नए रासायनिक आबंध बनाते हैं, जिससे उत्पाद अणु बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 39 के बाद 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में पूछा गया है, किसी बंद पात्र में गैस का दाब उसके कणों की दीवार के कारण उत्पन्न होता है, तो उसकी कणों की दीवार से निरंतर टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। निरंतर टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। गैसों के दाब गैसों के कण द्वारा पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल के रूप में परिभाषित किया गया है। गैस के कण निरंतर तीव्र और यादृच्छिक गति में होते हैं। अपने गति के दौरान ये गैस कण पात्र की आंतरिक दीवारों में बार बार टकराते हैं। प्रत्येक टक्कर में कण की दीवार पर एक छोटा सा बल लगाते हैं। चूंकि बहुत सारे कण लगातार दीवारों से टकराते रहते हैं, इन सभी टक्करों का कुल प्रभाव एक औसत स्थिर दाब के रूप में महसूस होता है। दाब कई कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि अगर बात किया जाए प्रेशर का, दाब का, तो कणों की संख्या, अधिक कणों का अर्थ है कणों की संख्या पे डिपेंड करता है, यानी कि अधिक कणों का अर्थ है अधिक टक्कर और इसलिए अधिक दाब होगा। पात्र का आयतन यानी कि छोटे आयतन में कण दीवारों से अधिक बार टकराएगा, जिससे दाब बढ़ेगा। तापमान पे प्रभाव, यदि उच्च तापमान का अर्थ है कणों की अधिक औसत गतिज ऊर्जा, जिससे वे दीवारों से अधिक बल और अधिक आवृत्ति से टकराते हैं, जिससे दबाव बढ़ता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित करते हैं? बिना स्वयं अभिक्रिया में अस्थायी रूप से परिवर्तित हुए, यानी कि बिना भाग लिए हुए उत्प्रेरक कैटलिस्ट किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित करते हैं? तो अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक यादृच्छिक मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, यानी कि ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी था विदाउट कैटलिस्ट के।
अब कैटलिस्ट अगर दे दिया जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, यानी कि कैटलिस्ट इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं। ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन में। वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत धारा का उपयोग किसी यौगिक को उसके घटकों में विघटित करने के लिए किया जाता है, जो आयन की गति पर निर्भर करता है। तो जो आयनों की किस प्रकार की गति पर निर्भर करता है? तो आयनों की यादृच्छिक गति पर निर्भर करता है। यादृच्छिक गति पर निर्भर करता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आई डिड द वर्क। आई डिड द वर्क माई सेल्फ। ऑप्शन हो जाएगा ए। आई डिड द वर्क माई सेल्फ। सी इज़ वेरी गुड। सी इज़ वेरी गुड यहाँ पे सिंगिंग है, तो सी इज़ वेरी गुड एट सिंगिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। सी इज़ वेरी गुड एट सिंगिंग। गुड और बैड जैसे एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। सी इज़ वेरी गुड एट सिंगिंग। द फीमेल डियर। डियर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? तो डियर का होता है डो, यानी कि जैसे ऑक्स का होता है कौ, उसी तरह डियर का होता है डो, DOE। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, सही उच्चारण किया गया है? कौन जो लिखा गया है मिस्टेरियस होता है, रहस्यमयी, माइस्टेरियस। MYSTERIOUS। MYSTERIOUS। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। द अपोजिट ऑफ कॉमन। कॉमन का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो कॉमन का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा रेयर, यानी कि कभी कभी, प्राय। कॉमन मीन्स होता है प्राय, रेयर मीन्स होता है कभी कभी, रेयर हो जाएगा। द फ्रेजल वर्ड चिप इन। चिप इन का मतलब क्या होता है? तो चिप इन का मतलब होता है टू हेल्प। टू हेल्प। फ्रेजल वर्ब चिप इन का मतलब होता है टू हेल्प, यानी कि मदद करना। द साइनोनिम्स ऑफ काम। काम मीन्स होता है शांत, ठीक है, काम मीन्स होता है शांत। तो साइनोनिम्स होगा काम का क्या? तो यह हो जाएगा क्वाइट, यानी कि शांत। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत का संविधान। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा? तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं और इनका वर्णन है अनुच्छेद 76 में। 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में है। भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन में अथवा उनकी समिति में बोल सकता है, उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 88 में वर्णन किया गया है। यानी कि महान्यायवादी से दो अनुच्छेद याद रखना है, एक है 88, एक है 76। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हता होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होना चाहिए। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 115 के अनुसार अगर बात किया जाए, 115 में अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान का बात किया गया है। अनुपूरक अनुदान का बात किया गया है अनुच्छेद 115 में। अनुच्छेद 123 में अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। वही अनुच्छेद 12 का बात किया जाए तो अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा वर्णन किया गया है। राज्य का परिभाषा वर्णन किया गया है। राज्य का परिभाषा क्या होना चाहिए? मूल अधिकार के रूप में। तो यहाँ पे पूछा गया था महान्यायवादी की नियुक्ति से, तो यह है अनुच्छेद 76 एवं 88 के अनुसार महान्यायवादी जो है संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं एवं किसी अन्य न्यायालय में भी ये जा सकते हैं, लेकिन संसद के किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार इन्हें नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 52। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहलाता है? तो यह लावा कहलाता है, लावा। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाली मैग्मा लावा कहलाती है। मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि या दाब में कमी या दोनों के कारण होती है और यह पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। गाढ़ा मैग्मा अम्लीय। गाढ़ा मैग्मा जो होता है वो अम्लीय होता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा सतह पर आता है, जिसे डायोराइट, एंडोसाइट, ग्रेनाइट, रायलोसाइट निर्मित चट्टानों की संरचना का निर्माण होता है। अति महीन चट्टानी कण जो हवा के साथ उड़ सकते हैं धूल कहलाते हैं। ज्वालामुखी कैस्केड रेंज अमेरिका में स्थित है और कैस्केड ज्वालामुखी आर्क का हिस्सा है जो प्रशांत के रिंग ऑफ फायर का एक खंड है। माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका
अस्कुमानिया काउंटी वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट है 2011 के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है? तो यह था लक्षद्वीप में। उच्चतम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया था? तो लक्षद्वीप में। यहाँ का अगर बात किया जाए तो लक्षद्वीप का साक्षरता दर जो था वो था 91%, 91.85% लिटरेसी रेट रहा है लक्षद्वीप का। अगर बात किया जाए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश में पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार, दूसरा है दमन दीव, तीसरा है अंडमान निकोबार, दूसरा है दमन दीव और तीसरा था अंडमान निकोबार। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य जो थे वो प्रथम स्थान था केरल का, प्रथम स्थान था केरल का, दूसरा स्थान था वो था मिजोरम का और तीसरा स्थान था वो था गोवा का। मिजोरम, उसके बाद है गोवा, मिजोरम के बाद है वो है गोवा। न्यूनतम अगर का बात किया जाए मिनिमम का बात किया जाए तो मिनिमम है वो है अपना बिहार, सबसे कम है वो है बिहार। बिहार का जो लिटरेसी रेट था वो 61% ही था। बिहार के बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश के बाद है राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान 3 न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 54। 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है 25। 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय जो है वो है आंध्र प्रदेश का न्यायालय का पीठ अमरावती में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है 25वां उच्च न्यायालय बना है। 8 संघ शासित क्षेत्रों में केवल दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में है जो उसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 में 2 ही हैं जिसके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है, वो है दिल्ली और एक है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो अपना खुद का उच्च न्यायालय है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम बात किया जाए तो भारत में 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई एवं 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई इलाहाबाद में। 1866 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ राज क्षेत्रों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापना कर सकता है। यह बतलाया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट है सलांग दर्रा कहाँ स्थित है? सलांग दर्रा यह कहाँ स्थित है? तो सलांग दर्रा का बात किया जाए तो यह अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बाखीरा दर्रा यह अफगानिस्तान और चीन सीमा पर स्थित है। बाखीरा दर्रा। बुचनानन दर्रा यह यूएसए में स्थित है। अगर बात किया जाए पाकिस्तान में तो गोमल बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। गोमल और बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है आर्यों से संबंधित बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बोगज कोई अभिलेख का संबंध है मध्य एशिया से, मिड एशिया से, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है बोगज कोई अभिलेख। यह प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया से बोगज कोई स्थान से प्राप्त हुआ है। प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई स्थान से प्राप्त हुआ है। यह लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का है। इस अभिलेख में आर्य देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त का उल्लेख है। भारत में प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का अभिलेख है। नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो जीवन काल है 1838 से 1894 ईस्वी तक है। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यासकार है, निबंध जो है वो है, बात किया जाए तो दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, कपाल कुंडल और देवी चौधरानी। 4 नाम याद रखना है, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, कपाल कुंडल और देवी चौधरानी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडल, आनंद मठ,
इत्यादि। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? तो प्रथम संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन हो जाएगा ए। रफ़ी अहमद किदवई ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता थे, प्रांतीय सरकार में मंत्री रहे। 1952 से 54 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। रफ़ी अहमद किदवई की मृत्यु 1954 में दिल्ली में हो गई थी। नेक्स्ट है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगता है? तो यह लगता है और टोटल म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की बाउंड्री टच करता है इंडिया का। और भारत और म्यांमार के बीच याराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करता है। म्यांमार के बीच अरुणाचल प्रदेश, नागा, मनी, मिजो आदि टच करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागा, मनी, मिजो, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। म्यांमार का बात किया जाए तो इसे स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में इसे भारत से अलग किया गया था। इरावदी और साल्वी नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है जो इसकी जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार सागवान की लकड़ी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। म्यांमार से ही याद रखना है, म्यांमार में हकाको बाराजी जो है म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। हकाको बाराजी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है किस राज्य में सर्वाधिक शस्य गहनता विद्यमान है? सबसे अधिक शस्य गहनता कहाँ विद्यमान है? तो यह है पंजाब में ऑप्शन हो जाएगा सी। एक ही खेत में एक ही कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को शस्य गहनता कहा जाता है। शस्य गहनता का मान जितना अधिक होगा भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। भारत में शस्य गहनता वाले राज्य सबसे अधिक है पंजाब, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था वर्ष 2018 में। आयुष्मान भारत योजना इसकी घोषणा 2018 में की गई थी। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से प्रभात फेरी मैदान में आरंभ किया था। विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार को 5 लाख रुपए वार्षिक मेडिकल लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार द्वारा चिकित्सा में आर्थिक मदद प्रदान करना है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना 1956 में किया गया था। 1 सितंबर 1956 को 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ LIC का स्थापना किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना संसद के एक अधिनियम से किया गया था। इसका मुख्यालय का बात किया जाए तो मुंबई में मुख्यालय है। मुंबई में मुख्यालय इसका स्थित है LIC का। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कलकत्ता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कलकत्ता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल तो 2 × x × y बटा x प्लस y लगाएंगे तो 2 × 9 × 18 बटा 18 और 9 27 यानी कि 9 × 27 3 × 6 18 6 2 के 12 ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग दिया गया है 16 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो 2 भुजा यानी कि तीनों भुजा का योग होता है वो तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज में बराबर है। यानी कि 2a का वैल्यू दे दिया गया है 16 यानी कि a का वैल्यू है 8। ठीक है, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगा 8, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नाइट मेयर्स के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पूर्ण व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं पूर्ण व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? देखते हैं, नाइट मेयर्स लिखा गया है तो इसे हम पूर्ण व्यवस्थित करते हैं। तो प्रथम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि एन के सामने लिखेंगे ए, उसके बाद आई है, ए के बाद हो जाएगा ई, ए के बाद है ई के बाद है जी, जी के बाद है एच, एच के बाद है आई के बाद है एम के बाद आएगा एन, एम के बाद आ जाएगा एन के बाद आएगा आर के बाद आएगा एस के बाद आएगा टी। तो कितना का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है? तो 1 2 और 3 और 4। तो देखें यहाँ पे 4 अक्षर अपने अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, चारों जो हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। 4 हैं 4, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 4 ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ना किस प्राकृतिक नियंत्रण नियम का पालन है? तो यह हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा के नीचे की ओर बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन यानी कि जियोट्रॉपिज्म
पौधे की वृद्धि की वह अनुक्रिया है जो गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन के प्रति होता है। पौधे की जड़ धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है, जिसका अर्थ है वे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है। यह उन्हें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करने और पानी तथा खनिज को अवशोषित करने में मदद करता है, साथ ही पौधे को स्थिर भी रखता है। नेक्स्ट है अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपादों का उपयोग करते हैं, जो कोशिका झिल्ली और समन्वित निर्देशित गति का परिमाण है। ठीक है, समन्वित और निर्देशित गति का परिमाण है। अमीबा का बात किया जाए तो यह एक कोशिकीय जीव है जो अपनी आकृति बदल सकती है। एवं कूटपाद का बात किया जाए तो कूटपाद यानी कि सूडोपोडिया यानी कि इसका अर्थ है झूठे पैर, जिसका उपयोग गति करने के लिए एवं भोजन ग्रहण करने के लिए करते हैं। कूटपाद कोशिका झिल्ली की अस्थायी उभार होती है जो कोशिका द्रव के प्रवाह से बने होते हैं। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में अमीबा अपने शिकार को कूटपाद से घेर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मानव शरीर। मानव शरीर में मांसपेशियों का संकुचन और स्थिलन की गति उत्पन्न करता है। तो यह हड्डियों और शरीरों के अंगों की गति उत्पन्न करता है। हड्डी और शरीरों के अंगों की गति उत्पन्न करता है। मांसपेशियां ये विशेष ऊतक हैं जिनमें संकुचित होने और स्थिर होने की क्षमता होती है। अगर बात किया जाए मानव शरीर में अधिकांश कंकाल मांसपेशियां हड्डियों से कंडराओं द्वारा जुड़ी होती है। जब कई मांसपेशियां संकुचित होती है तो वह छोटी और मोटी हो जाती है, जिससे वह उस हड्डी को खींचती है जिससे वह जुड़ी होती है। मांसपेशियां आमतौर पर विरोधी युग्मों में काम करती है, जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में एक मांसपेशी के संकुचन से एक गति होती है, जबकि उसकी विरोधी मांसपेशी के संकुचन से विपरीत गति होती है। मांसपेशियों की स्थिलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संकुचन, क्योंकि यह विरोधी मांसपेशियों को कार्य करने की गति को सुचारू रूप से नियंत्रित करते हैं। यह गति तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, जो मांसपेशियों को संकुचित होने के लिए संकेत भेजता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 69। 69 में बोला गया है परागकणों का हवा या कीटों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचना यानी कि परागन पौधे के प्रजनन के लिए एक आवश्यक क्या है? तो यह एक आवश्यक गतिशील प्रक्रिया है। परागन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स नर युग्मक होते हैं, वे फूल के परागकोश यानी कि एंथर से उसी फूल के या किसी अन्य फूल के स्टिग्मा तक स्थानांतरित होते हैं। यह पौधे विशेष रूप से पुष्पीय पौधे और अनावृत जिम्नोस्पर्म्स के यौन प्रजनन में महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। परागकणों का स्थानांतरण विभिन्न माध्यमों या वाहकों द्वारा होता है, जिसे परागकण कर्ता कहते हैं। जैसे हवा द्वारा इनेमोफिली कहलाता है, कीट द्वारा इंटोमोफिली कहलाता है, पानी द्वारा हाइड्रोफिली कहलाता है, पक्षी या चमगादड़ एवं अन्य जानवरों के द्वारा भी यह होता है। नेक्स्ट है हृदय एक पेशीय अंग है। ठीक है, हृदय एक पेशीय अंग है जो शरीर में रक्त को पंप करने के लिए निरंतर कैसा गति करता है? तो निरंतर रितमिक और चक्रीय, लयबद्ध और चक्रीय गति करता है। ठीक है, हृदय एक पेशीय अंग है जो शरीर में रक्त को पंप करने के लिए निरंतर लयबद्ध और चक्रीय गति करता है। हृदय का बात किया जाए तो एक महत्वपूर्ण पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण के माध्यम से रक्त को पंप करने के लिए जिम्मेदार है। हृदय की गति लयबद्ध होती है, जिसका अर्थ है कि यह एक नियमित दोहराव वाले पैटर्न में संकुचित यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। यह लयबद्ध संकुचन को हृदय का धड़कन कहलाता है। यह गति चक्रीय भी है क्योंकि संकुचन और स्थिलन का लगातार दोहराया जाता है ताकि रक्त का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक चक्र में हृदय कक्षों का भरना एवं खाली होना शामिल होता है। हृदय की अपनी विद्युत प्रणाली जिसे साइनोट्रियल नोड या पेसमेकर होता है, जो लयबद्ध संकुचन को उत्पन्न और समन्वित करता है। हृदय की मांसपेशियां एक विशेष प्रकार की अनैच्छिक मांसपेशियां हैं जो बिना थके लगातार काम करने के लिए अनुकूलित होती है। रैखिक गति एक सीधी रेखा में गति है। हृदय की पंपिंग क्रिया रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के साथ विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में तेजी से क्या करते हैं? तो तेजी से संचारित करते हैं। ठीक है, तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के साथ विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में तेजी से संचारित करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के साथ विद्युत रासायनिक संकेतों में तेजी से संचारित करते हैं। तंत्रिका आवेग जिसे क्रिया विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है, एक विद्युत रासायनिक संकेत है जो तंत्रिका कोशिका के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बीजों का प्रकीर्णन, डिस्पर्सल ऑफ सीड। पौधे को अन्य स्थानों पर
पौधे को नए स्थानों पर फैलाने और अपने प्रजातियों को बनाए रखने में मदद करता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह पौधे की गतिशील और विस्तार का उदाहरण है। पौधे की गतिशीलता और विस्तार का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जानवरों का प्रवासन यानी कि माइग्रेशन। भोजन, पानी या उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी की मौसमी क्या है? तो लंबी दूरी की मौसमी गति है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। जानवरों का प्रवासन, माइग्रेशन जो है भोजन, पानी या उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी की मौसमी गति है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर विभिन्न अंगक ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम अपने कार्य को करने के लिए कोशिका द्रव्य में क्या करते हैं? तो कोशिका द्रव्य में कुछ हद तक गतिशील या संगठित रूप में गति करते हैं। कुछ हद तक गतिशील या संगठित रूप में गति करते हैं। कोशिका के अंदर विभिन्न अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम अपने कार्य को करने के लिए कोशिका द्रव्य में कुछ हद तक गतिशील या संगठित गति कर सकते हैं या स्थिर रहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। कोशिका अंगक यूकैरियोटिक कोशिका में भीतरी झिल्ली लयबद्ध संरचना होती है जो विशिष्ट कार्य करती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए, साइटोप्लाज्म। ये अंगक कोशिका द्रव्य में निलंबित होते हैं जो कोशिका झिल्ली के भीतर का जेली जैसा पदार्थ है, जबकि कुछ अंगक जैसे कोशिका कंकाल यानी कि साइटोस्केलेटन के माध्यम से अधिक स्थायी रूप से स्थित हो सकते हैं। कई अंगक कोशिका के भीतर कुछ हद तक गतिशील होते हैं। ये गति महत्वपूर्ण है ताकि वे एक दूसरे के साथ और कोशिका के अन्य भागों के साथ बातचीत कर सकें। कोशिका की बदलती जरूरत के अनुसार अपनी स्थिति बदल सकते हैं। कोशिका द्रव स्वयं भी स्थिर नहीं होता है, जिसे कोशिका द्रवी प्रवाह हो सकते हैं जो अंगकों और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 25। शिकार को पकड़ने के लिए चीते की तेज दौड़ या शिकार से बचने के लिए हिरन की छलांग, ये सभी प्रकृति के कुछ नियम जैसे भौतिक और जीव विज्ञान के सिद्धांत द्वारा शासित हैं। ये किसके उदाहरण हैं? तो यह अनुकूलित और कुशल गति का उदाहरण है। अनुकूलित और कुशल गति के उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1000 वाट का बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा P बराबर होता है V इंटू आई। फॉर्मूला लगाइएगा, पावर दिया गया है 100 वोल्ट और V का है 220 वोल्ट बराबर हो जाएगा I, यानी कि 100 बटा 220 यानी कि 10 बटा 22, यानी कि वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.45 एम्पियर। 0.45 एम्पियर ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगा? तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f। लेंस है तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे दिया गया है f का वैल्यू है 16, फोकस दिया गया है 1/16, यानी कि 1/16 बराबर 1/v माइनस u का वैल्यू नेगेटिव होगा 1/-8। v का वैल्यू निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v 1/16, तो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 16 यानी कि -16। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में टॉप पे कौन सा रहा है? तो यह रहा है महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान रहा है महाराष्ट्र का। इसका शुभारंभ बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और भागलपुर में 4 मई से 15 मई 2025 तक किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर था गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का गेम्स थीम है खेल से देश, खेल से विकास। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप पे रहा है महाराष्ट्र। बिहार का रैंक रहा है, वो रहा है 15th। बिहार का रैंक रहा है 15th रहा है, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक एवं 18 कांस्य पदक के साथ टोटल 36 पदकों के साथ 15वां स्थान रहा है बिहार का। वही महाराष्ट्र ने टोटल 158 पदक जीता है, जिसमें 58 स्वर्ण पदक सम्मिलित है। नेक्स्ट है किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वो है नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा का बात किया जाए तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे व्यक्ति हैं। ये एथलीट हैं जो भाला फेंक से इनका संबंध है। यह नियुक्ति टेरिटोरियल आर्मी रेगुलेशन 1948 और पैरा 31 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। लेफ्टिनेंट का उपाधि दिया गया है। इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर
का भाला फेंककर अपना रिकॉर्ड बनाया है। 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंका था, इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है 79 के बाद 80, किस राज्य के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये LR श्रीहरि का संबंध है तमिलनाडु से। LR श्रीहरि ग्रैंड मास्टर चेस के क्षेत्र में दिया जाने वाला उपाधि है। चेस के क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर दिया जाता है और 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं तमिलनाडु से और इनका नाम है श्रीहरि। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल हैं। पी श्याम निखिल ये 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहला ग्रैंड मास्टर का बात किया जाए तो किनेरु हम्पी हैं। किनेरु हम्पी पहला महिला ग्रैंड मास्टर हैं। वही विश्वनाथन आनंद 1988 में प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे। 1988 में विश्वनाथन आनंद जो बने थे प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट है यूपीएससी का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। अगर बात किया जाए भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत 315 से 323 तक के संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना शक्ति अधिकार दिया गया है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पे किया गया था। यूपीएससी का स्थापना वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। नेक्स्ट है एंटलीज की मोती किसे कहा जाता है? तो एंटलीज की मोती कहा जाता है क्यूबा को एंटलीज की मोती कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यूबा को एंटलीज की मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। अरब अगर बात किया जाए श्रीलंका को तो अरब सागर की मोती कहा जाता है श्रीलंका को। अरब सागर की मोती श्रीलंका को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। एंटलीज की मोती क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट है सोन किस नदी का उदाहरण है? तो सोन का बात किया जाए तो यह एक प्रकार का पूर्वारोपित नदी स्थलखंड के ढाल के अनुसार नहीं करते हैं। स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास ये पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदी के उदाहरण हैं। वे नदियां जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थी तथा अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काटकर जॉर्ज अथवा महाखंड बनाकर प्रवाहित होती है पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि ये सभी पूर्ववर्ती नदियां हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है तो वो हो जाएगा पंपास उष्णकटिबंधीय बल्कि नहीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल का बात किया जाए तो प्रेरिश जो उत्तरी अमेरिका में है, वेल्ड्स जो दक्षिणी अफ्रीका में है, स्टेपिच जो मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में है, पुस्ताज जो हंगरी में है, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में है एवं कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड में है, ये सभी शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राजील में, लानोस ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है? कौन सा एक नया हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है? तो वो है मोरोधारो। हाल ही में मोरोधारो नामक नए हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। यह गुजरात के धौलावीरा के पास लोद्रानी गांव में स्थित है। पुरातत्वविद ने फरवरी 2025 में गुजरात के कच्छ के जिला में हड़प्पा युग की एक किलेबंदी बस्ती मोरोधारो का पता लगाया है। मोरोधारो से परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का एक पतनशील हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी मोरोधारो। और धौलावीरा को यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित होने वाला एकमात्र सिंधु सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? वो था हून के आक्रमण के कारण 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। गुप्त साम्राज्य का बात किया जाए तो इन्हें भारत के गुप्त समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। हुनों का भारत के एक बड़ा आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वह बुरी तरह पराजित हुआ था। गुप्त काल के पतन के विभिन्न कारण हैं जिसमें हुन आक्रमण, प्रशासन या सामंती ढांचा, अयोग्य उत्तराधिकारी, आंतरिक गुटबाजी एवं आर्थिक कमजोरी सम्मिलित है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम रूलर थे। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट है 87 दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह किया गया था औरंगजेब ने लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। 2 जगह याद रखना है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। वही आगरे के किला में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा के
किला में, आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा एवं दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1599 यानी कि 1600 में, याद रखना है 1599 दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1500 वर्षों के लिए प्रारंभ में पूर्वी व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। इस कंपनी में 217 शेयर होल्डर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन जो होता है वो 1608 में होता है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जो था वो था पुर्तगाल। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। भारत के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का विचार प्रथम बार 1934 में एम.एन. राय ने ही दिया था। एम.एन. राय भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के जनक माने जाते हैं। 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में लाया था, जिसमें सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। प्रथम भारतीय महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने कहा था भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया कि संविधान निर्माण का भारतीयों द्वारा किया जाएगा। 1940 में क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे, जिसमें 3 व्यक्ति क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो पूछा गया था सर्वप्रथम विचार किसने दिया, तो वे थे एम.एन. राय। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र क्या कहलाएंगे, तो वह कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि कार्य करना, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कृषि कार्य, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन, खान इत्यादि सम्मिलित है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, वह क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में रेड कॉलर जॉब, द्वितीय कॉलर में व्हाइट कॉलर जॉब एवं तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करते हैं। नेक्स्ट है जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। कैसा, तो इकाई से कम। इकाई से कम ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना, ऋण देना, अग्रिम ऋण देना, साख निर्माण, व्यवसाय एवं रोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करना, ये सभी व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। अनुसूचित बैंक वह है जिसका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन अनुसूचित द्वितीय में शामिल है। नेक्स्ट है कांगड़ा लघु चित्रकला। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई गई है, तो यह हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है उस विकल्प को चयन करें जो दिए गए उस अनुक्रम को दर्शाता है। तो देखते हैं यहाँ पे जो क्रम है वो है OKL। देखिए OKLTU, OKLUT। ठीक है, OKLUT, OKLUT यानी कि जो फिलअप हो जाएगा OLKU, KLUT यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, OLKUT। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिन के भोजन का प्रबंध था। ठीक है, एक किले में 150 पुरुष के लिए 85 दिन के भोजन का प्रबंध था। ठीक है, 150 लोगों के लिए, 150 पुरुष के लिए 85 दिन का भोजन का प्रबंध था। फिर कहता है 15 दिन बाद 25 पुरुष चले गए। तो 15 दिन बाद 25 पुरुष चले गए तो ये हो जाएगा 85 दिन के लिए था, 15 पुरुष चले गए तो 85 - 15 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150 - 25 पुरुष चले जाते हैं। 150 में से 25 पुरुष चले जाते हैं और ये कितना दिन, तो x दिन। इसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा 84, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB ने जीता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है, तो 23 सितंबर को। भारत सरकार ने किस
तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 23 सितंबर को ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच प्रारंभ किया गया? तो चीन और कंबोडिया के बीच, ऑप्शन हो जाएगा बी, चीन और कंबोडिया के बीच। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ किया है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह किए हैं मुंबई में, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामभद्राचार्य और गुलजार को, दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया रामभद्राचार्य और गुलजार। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों को। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 था इसे देखा। इसी प्रकार आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जो भी आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।